Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा सीबीएसई एग्जामिनेशन 2025-26 अप्रोच कर रहा है। मीन्स हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है और आप लास्ट मोमेंट में सर हम क्या करें, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के लिए क्विक रिकैप लेके आए हम आपके लिए, जिसमें आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट सिलेबस फुल रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके फॉर्मूले, देन वेटेज ऑफ ईच चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, उसका वेटेज आपसे डिस्कस होने वाला है। और आपको यह बताया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर से निकल सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, स्टैंडर्ड और बेसिक में कैसे क्वेश्चंस कहां से निकल सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करने वाला है। जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो आपकी चीजें मिस हो रही हैं, वो सारी चीजें यहां रिकैप होंगी। कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होने वाला है आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि और भी काफी चीजें आपके लिए मिलने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स, लास्ट में रिवाइज कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सबका वेटेज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर 1 हमारा होने वाला है 6 मार्क्स का। रियल नंबर्स फिक्स है इसका वेटेज, जिसका वेटेज फिक्स होगा मैं उस पर सर्किल लगा दूंगा, राइट। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर आता है 2, 3, 4 और ये 5। ये चारों चैप्टर आपका एक यूनिट है, ठीक है। इसका कंप्लीट वेटेज अगर मैं बात करूं, कंप्लीट वेटेज तो होता है 20 मार्क्स। अगर मुझसे कोई बोले कि सर इसका कंप्लीट वेटेज क्या है, तो 20 मार्क्स है सर। लेकिन इंडिविजुअल चैप्टर वेटेज बताइए सर। देखिए, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में वेटेज सेम रहता है, वेटेज चेंज कभी नहीं होता। हाँ, क्वेश्चंस की वैरायटी डिफरेंट हो सकती है, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका वेटेज वही रहता है जो बेसिक और स्टैंडर्ड में सेम वेटेज रहेगा, राइट। अब बात करते हैं यहां पे वेटेज की। तो यहां हमारा वेटेज होने वाला है, ये होता है अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये होगा अपना 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। ये 4 to 5 मार्क्स होता है, ये 5 to 6 मार्क्स होता है। ये दोनों अप्रोक्सीमेट 5-5 मार्क्स के होते हैं, राइट। तो आप ये मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली चारों चैप्टर 5-5 के अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, लेकिन ये 4 और ये 6 ज्यादा होता है, ऐसा चांसेस 4 और 6 ऐसा कुछ केसेस चलता है, ठीक है। देन आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 सर्कल, ये दोनों चैप्टर आपके 15 मार्क्स में आते हैं। इनका वेटेज कुछ ऐसा होता है, अगर ये 8 मार्क्स का है देन ये आपका 7 मार्क्स का होगा, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है ये 9 का है और ये 6 का है। इससे ज्यादा वेरिएशन इन दोनों में नहीं मिलता। ये एक वेरिएशन है दोनों में, 8 + 7 और 9 + 6। इसके अलावा कोई पैटर्न इसमें नहीं बनता। नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, जो कि फिक्स है 6 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9, ये दोनों एक पेयर है ट्रिग्नो का, ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों का वेटेज जो हमारा होता है वो 12 मार्क्स का बोर्ड में फिक्स है आपका वेटेज। इसका वेटेज फिक्स होने वाला है 12 मार्क्स। यहां पे ऐसा देखा गया है ये 7 मार्क्स में है और ये 5 में है, यूजुअली ऐसा ही देखा गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है 6 + 6, तो ऐसा भी मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 7 + 5, राइट। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 11 और 12, क्योंकि 10 हमारा उधर आ चुका है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखिए, ये जो चैप्टर है दोनों, इनका वेटेज होता है 10 मार्क्स,
यूजुअली देखा गया है 4+6 या फिर 5+5, इसके अलावा और कोई इसमें वेरिएशन और चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट हमारा देखा गया है वेटेज यहां से चैप्टर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। यहां से अगर मैं बात करूं वेटेज तो 7+4 या 6+5 बस, और इसका टोटल वेटेज सॉरी 7+4 और 6+5 मीन्स 11 मार्क्स का अपना वेटेज होता है। ये 7+4 होगा तो 11, 6+5 होगा तो भी 11। तो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का भी कुछ ऐसा ही वेटेज रहता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे समझ में आ चुकी हैं। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहां से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सर इस बार। देखिए मैं हमारे बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, बेसिक और स्टैंडर्ड। दोनों को थोड़ा सा एक चैलेंज मिलता है। सर हमारे को तो आप ये बता दीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है, किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसी केस बेस्ड मिलेंगी, कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो सारी चीजें आज की क्लास में आपको डिस्कस होने वाली हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डियर वन जो आपके क्लोजेस्ट पर्सन है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। यहां आपको 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस जो हमारा है, जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि 10+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जिससे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे पहले बात करते हैं केस बेस। देखो 20 MCQ यहां आएंगे, यहां मैं लिख लेता हूं स्टैंडर्ड, यहां भी लिख लेता हूं बेसिक। देखो 20 MCQ यहां भी मिलेंगे, 20 MCQ यहां भी मिलेंगे, ठीक है, दोनों में 20 MCQ मिलेंगे, इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। और यहां से कैसे MCQ मिलेंगे वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट एक वीडियो और मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्टैंडर्ड। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया बता देता हूं। यहां से आपको MCQ चैप्टर 1 से, एक MCQ 1 से, 2 MCQ चैप्टर 2 से, 2 MCQ चैप्टर 3 से, एक MCQ चैप्टर 4 से, एक या 2 MCQ चैप्टर 4 से, एक 2 MCQ चैप्टर 5 से, चैप्टर 6 से 2 MCQ मान लीजिए, चैप्टर 7 से एक MCQ, चैप्टर 8 से 2 MCQ, चैप्टर 9 से MCQ के चांसेस कम होते हैं, रेयर केसेस हैं, चैप्टर 10 से 2 MCQ हो सकते हैं, चैप्टर 11 से एक MCQ, चैप्टर 12 से एक MCQ, चैप्टर 13 से एक MCQ या 2 MCQ मिलते हैं, और चैप्टर 14 से भी एक या 2 MCQ मिलते हैं। सो दिस इज द रफ आइडिया। चैप्टर 9 से MCQ नहीं मिलता हमें, किस वैरायटी के MCQ मिलेंगे वो सारी चीजें आपको हम नेक्स्ट वीडियो एक जो सेपरेट होगा स्टैंडर्ड के लिए अलग और बेसिक के लिए अलग, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है सर यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 5, ये सबको ही पता है। यहां भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 5। अब देखो यहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2 मार्क्स की बात करूं मैं, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको चैप्टर 1 से मिलेगा, चांसेस बता रहा हूं दोनों में। 2 to the power n ends with 0, कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन, ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों में मिल सकता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाला क्वेश्चन बेसिक में मिल सकता है। वेरीफाई द रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, प्रूविंग इरेशनल 2 + √5 √3 इरेशनल प्रूव करो, 2 + √5 को इरेशनल प्रूव करो, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। अब देखो ये जो चीजें ये सारे आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेंगी। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारी चीज आपको पहले से पता है बट आपको रिकैप करवा देते हैं। और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, राइट। और यहां पे केस बेस्ड, ठीक है, एक्सपेक्टेड केस बेस्ड कहां से निकलने वाली है इस बार। देखो यहां पे एक केस बेस आपको मिलेगी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं 4। देखो एक तो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3/4 से, लेकिन आप 3 मान के चलिए, मोस्ट प्रोबेबली 3 से मिल ही जाएगा आपको, राइट। एक मिलेगा चैप्टर नंबर 6 से, एक मिलेगा चैप्टर 6 से क्वेश्चन, एक 3 और 4 में से मिलेगा। एक मिलेगा आपको क्वेश्चन यहां पे चैप्टर नंबर 12 से या फिर 11 से,
ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये भी अभी आपको बताया जाएगा, राइट। चैप्टर 1 से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, 2 से नहीं आता, 3 से आ सकता है, 3 4 में से एक आएगा, 5 में से एक आ जाएगा, सॉरी 6 में से एक आ जाएगा, 11 12 में से एक आ जाएगा, और एक चैप्टर नंबर 9 से आ जाएगा। यहां से बड़े क्वेश्चन निकलने के चांस होते हैं, और यहां से कई बार ऐसा देखा गया है चैप्टर 5 से भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं 5 मार्क्स के, ये उनके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स है जहां से आपके बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के स्टैंडर्ड में। बेसिक की बात करते हैं सर, तो बेसिक में भी आपको चैप्टर नंबर 3 से ग्राफ अच्छे से कर लेना। फिर बोल रहा हूं मैं, ग्राफ अच्छे से कर लेना। ग्राफ का क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिल सकता है आपको, ठीक है। यहां से भी ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम दोनों ही मिल सकती है, ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम दोनों, और में भी आ जाता है कई बार, ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम भी मिल सकती है। और यहां से चैप्टर 6 बीपीटी अच्छे से कर लेना, छोड़ना नहीं है बीपीटी को अच्छे से। अच्छा, कई बार स्टेटमेंट के साथ एक 3 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, प्रूविंग नहीं आती, कई बार प्रूविंग आ जाती है, तो बीपीटी का स्टेटमेंट विद प्रूफ दोनों ही आना चाहिए, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर, यहां से आपका नेक्स्ट बनता है 11 और 12 से क्वेश्चन आपका भी निकलेगा। स्टैट्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग आपका बन सकता है। हाँ, यहां भी स्टैट्स के चांसेस हैं, स्टैट्स के चांसेस यहां भी हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बड़ा बन सकता है। यहां आपके सेलेक्टेड चैप्टर्स ये रहते हैं, और चैप्टर 5 ले लीजिए आप साथ में, ठीक है। बड़े वाले चैप्टर्स अपने फिक्स हैं, यहीं से बड़े चैप्टर्स का क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस आपका भी निकल सकता है, लेकिन इजी क्वेश्चन निकलेगा तो ये अपने कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स है जहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 5 मार्क्स का सेक्शन है आपका, ये 5 मार्क्स का सेक्शन यहीं से निकलता है, और चैप्टर नंबर 1 से 7 से नहीं मिलेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 और 7 से नहीं मिलेगा, 2 से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 8 से भी चांसेस बहुत कम है, 8 से भी नहीं मिलता, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी से भी नहीं मिलता। तो ये सेलेक्टेड चैप्टर्स है जहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को रेडी करना है। देन आती है केस बेस्ड। देखो, केस बेस्ड आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स बताते हैं, पहले स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। केस बेस्ड एक आपको मिल सकती है यहां पे चैप्टर नंबर 13 से, ध्यान से सुनना, या मिलेगी 14 से, दोनों में और ऑप्शन बन जाता है, एक या तो 13 और 14, एक तो यहां से निकलेगी केस बेस, ठीक है। दूसरा आपका केस बेस निकलेगा चैप्टर नंबर 5 से, या फिर निकल सकता है आपका चैप्टर नंबर 3 से, 3 और 5 में से निकल सकता है, ठीक है। देन आपका चैप्टर नंबर 9 से भी निकल सकता है, या फिर एक आपका और में इसके साथ ऑब्लिक चैप्टर नंबर 12 ये निकल सकता है। 11 और 12 मतलब वही 12 ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स है जहां से केस बेस निकलती है, फिक्स है, समझा रही बात। यहां से आपकी देखो पिछले कुछ सालों से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो चैप्टर 14 से कंफर्म है केस बेस निकलता है, बट आप 13 को भी रेडी करना, क्योंकि स्टैट से भी निकल सकता है। दूसरा आपका केस बेस का चांस है चैप्टर नंबर 7 और 5, और तीसरा आपका चैप्टर नंबर जो आपका केस बेस के चांसेस हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 एंड 12। यहां सर्किल से भी निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है, केस बेस सर्किल से भी निकल सकता है, इजी होती है, सर्किल की केस बेस भी इजी होती है। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको हमने बता दिए हैं, तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये कुछ रफ आइडिया आपको हमने बताया कि कैसे क्वेश्चंस वैरायटी के मिलेंगे और कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये भी आपको बताया गया। अब बात करते हैं क्विक रिकैप। देखिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 का क्विक रिकैप बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नंबर डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड द नंबर विच इज डिविजिबल इज कॉल्ड LCM is divisible by the numbers and HCF divides
एलसीएम इज डिविजिबल, जहां आपको वर्ड मिल जाए लीस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ये कीवर्ड है, ठीक है, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, इसका मतलब समझ लेना। बट लैंग्वेज को फिर भी पढ़ना, कई बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में इन कीवर्ड के साथ भी धोखा हो जाता है। तो इनका मतलब होता है आपको एलसीएम पूछा गया है, और एक चीज द नंबर विच इज डिविजिबल इज एलसीएम। जो नंबर डिविजिबल होता है वो एलसीएम होता है। यहां पे बात करते हैं हम लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, इसमें निकलता है एचसीएफ, ठीक है। और द नंबर विच डिवाइड्स इज एचसीएफ। एक ऐसा नंबर, द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जब भी ऐसा कीवर्ड मिल जाए तो समझ लेना एचसीएफ की बात पूछी जा रही है। इसकी बात पूछी गई है एचसीएफ की। अब बात आती है यहां पे आपको पता होना चाहिए प्रूविंग इरेशनल, प्रूविंग इरेशनल, ठीक है, √3, 5 + 2√3 एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चंस। देन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको सजेशन बताई दिया, ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे। देन हमारे पास आता है 4 to the power n, 15 to the power n, ends never ends with 0, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप लिखेंगे एज द फैक्टर्स ऑफ 4 are 2 into 2, so it will never end with 0, just because of we know that a number ends with 0 if it has the factors as 2 and 5। कोई भी नंबर एंड विद 0 कब होगा, जब उसके पास फैक्टर होंगे 2 और 5। तो ऐसा क्वेश्चन, और 15 के फैक्टर जैसे आपने लिखा 3 into 5। कोई नंबर एंड विद 0 कब होगा, जब उसके फैक्टर्स होंगे 2 into 5, अदरवाइज नहीं होगा। तो एंड विद 0 ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। देन आपको यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे p इक्वल्स टू x² y³ z एंड q इज 9 या 18 लिख लो, 18 x y² z³। अब आपको बोला गया एचसीएफ निकालो। देखो एचसीएफ में पहले तो आप नंबर का एचसीएफ निकालोगे, 2 और 18 दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। लेकिन अब वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल होगा वो लेंगे हम। तो दोनों में वेरिएबल एक्स वाई जेड है, बिल्कुल है। अब बात आती है पावर की, यहाँ पावर मिनिमम लेते हैं अपन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एक्स की पावर तो 1 लेंगे, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3 2 लेंगे, जेड की पावर 1, जेड पावर 3, जेड पावर 1 लेंगे। लेकिन एलसीएम के केस में उल्टा होता है, एलसीएम पहले लेंगे हम 2 और 18 का, दैट इज 18। देन हम क्या बोलेंगे इसमें, वेरिएबल की पावर एक्स वाई जेड, इसमें जितने डिफरेंट वेरिएबल है सारे लेने, और पावर लेते हैं हम हाईएस्ट, पावर 1, 2 और 1 बड़ी पावर हो गई 2, वाई की पावर 2, 3 और 2 तो वाई की पावर 3, जेड पावर 1 और 3 3। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्चुअली चीजें मिलती हैं। ध्यान हमारे पास आता है क्वेश्चन कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9, ये ध्यान रखना। लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, देखो इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही होता है 2, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, लार्जेस्ट ऑड प्राइम नंबर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए आपको। कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं जैसे 7 × 11 × 13 + 7। अब इसको कंपोजिट प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे, 7 कॉमन लेंगे, अंदर बच गया 11 × 13 प्लस में 1,
क्योंकि इसके पास कोई फैक्टर नहीं, मतलब 1 है, और इसके पास कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 ले लेना, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3। इनको मल्टीप्लाई मत करना, आप ऐसे लिखना एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, और इसके फैक्टर्स लिख देना, फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकंड इज 7 एंड थर्ड फैक्टर इज दिस ब्रैकेट, एंटायर ब्रैकेट। ऐसे ही लिखना, उससे आपके टाइम सेव होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 2 की बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो आपको पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको डायरेक्ट हिट करेंगे वहां पे। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, है ना, कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, पी एक्स इक्वल टू कुछ भी दे दिया गया, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपसे पूछा गया, एक तो एमसीक्यू में पूछा जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको, राइट। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का सेम चल रहा है अभी, जहां वेरिएशन आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कॉमन चीजें जो, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो दोनों में कॉमन रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। फॉर्मूले चेंज कर सकते हो कि बेसिक के लिए सर ये फॉर्मूला और स्टैंडर्ड के लिए ये फॉर्मूला, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कॉन्सेप्चुअल चीजों में। हाँ, क्वेश्चंस जो आएंगे बोर्ड में, उसका जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर वेरिएशन होगा कि स्टैंडर्ड और बेसिक के क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, राइट। अब बात करते हैं यहां पे एक चीज और, डिग्री। डिग्री की बात आती है, ये क्वेश्चन जरूर आता है कई बार एमसीक्यू में, डिग्री ऑफ। देखो एक तो होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। देन आता है कांस्टेंट, यहां पे आप फंसते हो दो जगह पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, ठीक है। एंड देन आता है लीनियर, लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, राइट। अब बात आती है नेक्स्ट, सर यहां पे और कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहां पे आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। अच्छा, लास्ट जो हमने चैप्टर 1 देखा था उसमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो भी पता होना चाहिए आपको, राइट। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पता होना चाहिए। फैक्टराइज, जैसे यहां पे क्वेश्चंस कई बार मिलता है टी स्क्वायर माइनस 15, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, और इसमें वेरीफाई रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि कई बार 3 मार्क्स में ही क्वेश्चंस मिलते हैं, 3 मार्क्स कि वेरीफाई द, फाइंड द जीरोज, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे एक्स का क्वेश्चन मिल सकता है 6x स्क्वायर माइनस 3, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं अभी बता देता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए 6x स्क्वायर माइनस 3, तो आप इसके जीरोस कैसे फाइंड करोगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू लिख देना 0, देन 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/6, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, देन x बिकम्स प्लस माइनस 1/√2। तो दो जीरोस मिल जाएंगे, 1/√2 एंड माइनस का 1/√2, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 3, है ना, और यहां पे प्लस का 4x या माइनस का 4x हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना और जीरोस फाइंड करना। एक क्वेश्चन आपको मिलता है इफ, ऐसी लैंग्वेज वाला, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे केस में आप मान लेना जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल मुझे पता नहीं है क्या दे रखा है, वो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें आप लेना लेट फर्स्ट जीरो अल्फा, अल्फा को आप मान लेना m एंड बीटा इक्वल्स टू 1/m। देखो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर एक जीरो m है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/m। ऐसे केस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। आप हमेशा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही फाइंड करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a वाला रिलेशन यूज करना,
जिससे आपका मिसिंग के वगैरह, जो आपको बोलेंगे के फाइंड करो मिसिंग, या जो भी आपको के एम एन जो भी है वो इसी से ही सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। बात समझ आ गई? ये कुछ पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 के अंदर, तो ये बात समझ लेना। एक चीज और समझ लीजिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे मैंने आपको बोल दिया पी एक्स इक्वस टू, मैंने आपको बोला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है लेट सपोज, तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मींस अगर मैं एक बात करता हूं पी एक्स इक्वस टू लिख लेता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है मींस ए अगर लेस देन जीरो है, मतलब कि नेगेटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब आपका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड। और पैराबोला वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यूज के ऊपर, है ना, पॉलिनोमियल के ऊपर पैराबोला, ये बात ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपका पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके अंदर ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अगर आपका ऐसा है ये ए इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है बात? समझ आ रही है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे को काम आने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से। देखिए चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो चैप्टर 3 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, एक तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हैं तो बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहां से मिसिंग के फाइंड करने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, या कई बार लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं कि अगर तीनों रेशियो इक्वल है देन व्हाट विल बी द कंडीशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा इसमें आपको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तीसरा इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं कई बार, है ना, तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं और मैं बोलता हूं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है। और यहां पे हम बोलते हैं इसको कोइंसिडेंट लाइंस, ये लिख लेना ऊपर में, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। जैसे यहां पैरेलल लाइंस है वहां कोइंसिडेंट लाइंस, यहां होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो जब भी सॉल्यूशन नहीं मिले तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कब मिलता है, पैरेलल लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन कब मिलता है, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट जैसे आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलता है यहां से कि सर a1 अपॉन a2 हमारा इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की बात नहीं करेंगे आप, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और यहां से आप बोलोगे इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां से बात आती है, देखो ये तो हमारा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से आप इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हो, तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन मिलता है क्योंकि आपको सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई क्वेश्चन मिलता है, मतलब लिखा नहीं होता किस मेथड से करना है, तो आपको क्वेश्चन मिलता है यहां से सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई,
मतलब आपको सॉल्व करने आनी चाहिए क्वेश्चंस। देन आपका क्वेश्चन आता है यहां से ग्राफ का। ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे दो तरीके के। देखो, एक तो ग्राफ के क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे मिल जाते हैं, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो ध्यान रखना, ऐसे इक्वेशन हो तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेक्टिंग होंगी। कब होता है इंटरसेक्शन? जब x की कोई वैल्यू दे रखी हो, y की कोई वैल्यू दे रखी हो, तो इंटरसेक्शन होता है x, y। ठीक है। बट अगर ऐसे कभी ग्राफ दे दिया जाए, हमें इसके बारे में पूछा जाए, कभी ऐसा पूछा जाए, अभी मैं एक टाइप के ग्राफ सिखा रहा हूं जिसमें x और y की मिसिंग वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट है ना। अब अगर ऐसा ग्राफ आ जाए कि सर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5 सॉरी -3, तो इसको अगर ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना है तो सर कैसे? देखो, इसमें ड्रॉ करना बहुत आसान है। देखो, इसमें x इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब मेरी इक्वेशन x की वैल्यू 3 से पास करेगी। कहां से पास करेगी? 3 से। अब जब ये 3 से पास करेगी तो x इक्वल टू 3 हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों होगी पैरेलल? क्योंकि हमारा y वेरिएबल मिसिंग है इसके अंदर। जो वेरिएबल मिसिंग, लाइन उस एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। अब दूसरी बार मेरी y की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये y की वैल्यू 4 से पास करेगी, क्योंकि इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x। x वेरिएबल मिसिंग है तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये -x और ये x ऐसे लिख दूं और ये -y लिख दूं, तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। समझ आई बात? अब मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, उसका आप बताना कि मुझे इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है मेरे पास, इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, x की वैल्यू 3 और -3। देखो, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू 3 मतलब कि ये ग्राफ बनेगा, x की वैल्यू 3 से पास करेगा एक तो y एक्सिस के पैरेलल। दूसरा ग्राफ x की वैल्यू -3 से पास करेगा y के पैरेलल। अब ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइंस। तो इसमें आपको बताना चाहिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा सर। बात समझ आ रही है? एक तो ग्राफ के ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, ये नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। 2023 में लास्ट ऐसा ग्राफ बनवाया गया था, 25 में फिर से बनवा दिया गया, लेकिन दोनों ग्राफ कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं और बोर्ड लैंग्वेज थोड़ी चेंज करता जा रहा है। राइट। बात आती है नेक्स्ट, अगर मैं ग्राफ का एक और क्वेश्चन दे दूं। अब मान लीजिए मैंने ग्राफ का एक क्वेश्चन आपको दे दिया और ऐसा क्वेश्चन मैंने बोल दिया, लेट सपोज y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, तो इसमें वेरिएबल कौन सा मिसिंग है? x। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। एक लाइन तो मेरी 3 से पास करेगी, दूसरी मेरी 5 से पास करेगी, तो ये लाइन भी क्या होंगी मेरी? पैरेलल। और पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, है ना, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन ही नहीं है। बात समझ आ रही है? एक आपको ग्राफ के क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलेंगे, ग्राफ के, हाँ, वर्ड प्रॉब्लम यहां से मिलती है। कैसी वर्ड प्रॉब्लम मिलती है? वो हमने PYQs वगैरह अपलोड किए हैं, और बाकी आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो यहां से एक तो ग्राफ जैसे 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको सॉल्व करना, ग्राफ प्लॉट करना और इनका इंटरसेक्शन वगैरह निकालना, ये सब कुछ हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप जरूर देखें, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं, और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है वर्ड बाय वर्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 की हम बात करें तो आपको यहां से के मिसिंग वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो, फाइंड के वाले, तो आपको एक तो चीज पता होनी चाहिए, के वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इक्वल रूट्स पे, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, इसके जीरोस निकालने हो तो बात अलग है। पहले मैं बात करता हूं उसकी नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। देखो, यहां से मैंने बात की नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या जीरो।
नेचर ऑफ रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे जैसे हम निकालते हैं डी, पहला डी की वैल्यू अगर मेरी लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, यहीं से शुरू करते हैं, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को आप लिख दो, अनइक्वल भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। देन हमारे पास कंडीशन आती है यहां से, सेकंड कंडीशन विच कम्स इनटू द पिक्चर इज, सेकंड केस डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसे केस में बोलते हैं रूट्स रियल और इक्वल है, मतलब एक्स की दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आएंगी। मतलब कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें होल स्क्वायर बनता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। देन द थर्ड केस विच कम्स d इज लेस देन जीरो, रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे आता है स्टेटमेंट, ऑब्लिक रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इसलिए। बात समझ आ गई ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट जो यहां से कॉन्सेप्ट आता है, सर यहां से के मिसिंग वैल्यू कैसे। देखो आपको की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें के होगा और आपको के फाइंड करना होगा और बोला जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप के मिसिंग को फाइंड करोगे डी इक्वल टू जीरो से, है ना। के मिसिंग वाले क्वेश्चन में डी इक्वल टू जीरो वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर आपको यहां से कभी कभार यहां से वर्ड प्रॉब्लम्स भी मिल जाती हैं, केस बेस भी मिल जाता है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको इजी सी होती हैं, कोई टफ नहीं होती। ठीक है, वो आनी चाहिए आपको सॉल्व करना। एक वेराइटी के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल्स टू 11/20 लाइक दिस। एक एग्जाम्पल लिखा है, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, तो आपको ऐसी इक्वेशन भी सॉल्व करना आना चाहिए। राइट, क्लियर है बात। तो ये बात भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से अगर कई बार हमसे फाइंड एक्स भी बोला जाता है ना, फाइंड एक्स और सॉल्व फॉर एक्स, तो यहां से सॉल्व फॉर एक्स के जो क्वेश्चंस होंगे कैसे पूछे जाते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड, वो सब बताएंगे आपको। एक वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे आपके लिए सेपरेट। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो आप हमेशा पहले क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। फाइंड डी, पहले आप फाइंड करोगे डी, क्योंकि आपके पास कोई भी इक्वेशन है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो डी फाइंड करेंगे। देन आप एक्स की वैल्यू लिखोगे प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाय 2a। तो d की वैल्यू निकाल के आप यहां रिप्लेस करोगे, और d आपका क्या होता है, वेरी सिंपल वैल्यू, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज कॉल्ड योर डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है यहां लिख लेना, d स्टैंड्स फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ आ गई। ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, क्विक रिकैप हो रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। देखिए एपी में कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, कुछ टिप्स बता रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व भी हो जाएंगे और आराम से आप चीजों को अंडरस्टैंड करके समझ के कर पाएंगे। राइट, देखो एपी में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कभी एपी चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एपी होती है वो एपी होती है A1, A2, A3 तो ऑन AN, पहली चीज। दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D लाइक दिस। और हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। देखो अगर कोई एपी दे रखी है और उसमें यहां पे कोई वैल्यू दे रखी है तो वो आपकी AN है, और अगर कोई पोजीशन दे रखी है जैसे 15th टर्म तो वो N है। ये बात समझ आनी चाहिए।
और ये कैसे पता चलता है सर कि ए एन दे रखा है या एस एन दे रखा है? आपको अगर ऐसा लिखा हो 13th वैल्यू इज 9, 13th पोजिशन इज 9, द स्टूडेंट स्टैंडिंग एट द 13th पोजिशन हैव 50 रुपीज, तो वो पोजीशन की बात करता है, उस पोजीशन में क्या वैल्यू रखी हुई है, वो ए एन है। सम ऑफ ऑल 13 इनकम सोर्सेज, सम ऑफ ऑल 13 नंबर्स, तो सम जहां लिखा हो या टोटल लिखा हो वो हमारा एस एन है। तो एस एन के अंदर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपके पास एस एन, एन, ए और डी, इन चार में से तीन वैल्यू दे रखी हो और एक मिसिंग हो। और दूसरा फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपके पास डी नाम की कोई चीज नहीं है और हमें पता है एस एन, एन, ए और ए एन, इसमें से कोई तीन चीजें दे रखी हो, चौथी फाइंड करनी हो, राइट? आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है। तो डिस्कस करते हैं इसका आगे पार्ट। अब यहां से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अर्थमेटिक मीन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे एपी से कनेक्टेड है। तो अर्थमेटिक मीन बोल रहा हूं मैं, अभी है क्या सर? अगर तीन वैल्यू है ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, तीनों वैल्यू एपी में है, देन आप बोलोगे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। बात समझ आ गई? ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर आपको एस एन इक्वल टू ऐसा दे दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर और आपको क्विकली फाइंड करने के लिए बोला जाए कि ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जल्दी से, तो ए और डी फाइंड करने का एक टेक्निक होती है, इसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो, डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी एन स्क्वायर वाली टर्म है, फिर से सुन लेना, जो आपकी स्क्वायर वाली टर्म है उस टर्म के आगे जो नंबर लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एन स्क्वायर के आगे वाला नंबर -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज माइनस का 2। फिर से सुन लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज एस एन इक्वल टू मुझे दे रखा है 4n प्लस एन स्क्वायर या 5n प्लस 3n स्क्वायर, 5n प्लस 3n स्क्वायर। देखो डी जो निकलेगा एन स्क्वायर के आगे, या जरूरी डी हो, सॉरी एन हो, यहां पे आपको ऐसा मिल सकता है एस क्यू इक्वल टू 5q प्लस 3q स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके आगे जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी लॉन्ग प्रोसेस आपके पता ही है कि आप एस एन में एन की वैल्यू 1 रखोगे तो a1 मिलेगा, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a1 प्लस a2 मिलेगा, राइट? अगर इसको सब्जेक्टिव करना है तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। अब बात आती है ए निकालना है, तो आपको ए निकालना बहुत आसान से तरीके से सिखा देता हूं। देखो आपका क्वेश्चन ये था 4n माइनस 1n स्क्वायर है ना, इसमें आप वेरिएबल को काट दो, सिंपली काट दिया, कितना हुआ 4 माइनस 1 3, आंसर। इधर भी देखो, जैसे आपके पास a इक्वल टू 5n प्लस 3n स्क्वायर है, राइट? अब इसमें आप क्या करोगे, वेरिएबल टर्म को काट दो, काट दिया, 5 प्लस 3 8। इजी है कॉन्सेप्ट। अगर यही मुझे सब्जेक्टिव करना होता तो कैसे करता मैं, तो मैं पहले पुट करता n इक्वल टू 1, तो s1 जिसको बोलते हैं a1, तो यहां से मिल जाता 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3। फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, s2 मतलब ध्यान रखना a1 प्लस a2, s2 मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, a1 प्लस a2। इसकी वैल्यू क्या होती, आप ऐसे वैल्यू पुट करते 2 इधर, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, लाइक दिस। ये आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर और समझ सकते हैं इन चीजों को अच्छे से। नाउ बात आती है नेक्स्ट, सर और शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो एक ट्रिक और है, ये हमारी ट्रिक थी, ये हमारी एक ट्रिक थी जिसको आपको नोट करना है। दूसरी जो हमारी ट्रिक है, दूसरी जो ट्रिक है वो ए निकालने के लिए, सॉरी ए एन के रिलेशन के लिए। अगर कभी ए एन इक्वल टू दे रखा हो आपको,
an इक्वल टू 5 प्लस 4n, लेट सपोज, तो n के आगे वाला नंबर आपका d है, तो d आपका हो जाएगा 4। और a निकालने के लिए वही तरीका, 5 प्लस 4, वेरिएबल को काट दो, दैट इज 9। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अपने पास an इक्वल टू दे रखा है 2n माइनस 4, लेट सपोज दिस इज द गिवन कंडीशन, तो d जो मेरा होगा दैट इज होगा 2, जो n के आगे वाला नंबर है, राइट। और a निकालना है, तो a में आप क्या करोगे, 2, वेरिएबल को काट दो, माइनस 4, तो माइनस का 2। बात समझ आ रही है? कितना इजी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कितनी इजी तरीके से आपको चीजें समझा दी, जिससे आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 6 की बात। चैप्टर 6 में ध्यान रखना, आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पता होना चाहिए। सबसे पहले सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए। सिमिलैरिटी में अगर आपके चैप्टर 6 में देखो, सिमिलैरिटी की बात करते हैं, चैप्टर 6 में अगर आपको बीपीटी की बात करें पहले तो बीपीटी कभी भी सिमिलैरिटी से यूज करके प्रूव मत करना। बीपीटी को प्रूव करने का वही तरीका होता है जो आप ट्रायंगल में लाइंस वगैरह ड्रॉ करके करते हैं, वैसे ही प्रूफ होगा। तो बीपीटी का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पता होने चाहिए, और यहां पे इसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए एंड प्रूफ भी याद होना चाहिए। यहां पे हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे प्रूफ कभी नहीं आता, स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स में स्टेटमेंट पूछने को साथ में 3 नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं। यहां पे स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स में स्टेटमेंट पूछ लिया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से हम बात करते हैं बीपीटी, और ये आप याद कर लेना। वैसे मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज drawn parallel to one side, third side, then it divides the other two sides in the same ratio. यहां पे बात करूं मैं, if a line is dividing the two sides in equal ratio, then it is parallel to third side, ठीक है। बात आती है नेक्स्ट, यहां पे आपको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहां से, वो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको वैसे नेमिंग ऐसे ही पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि ABC सिमिलर टू PQR, मैंने बोला कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, देन इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल इक्वल होंगे। साइड्स का रेशियो मतलब स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स AB अपॉन PQ, इसके बाद AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, ये तो इक्वल होगा ही होगा, साथ में इसका पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है। पेरीमीटर ऑफ ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ PQR। अच्छा, एक और चीज भी इक्वल होती है, कौन सी, इसके एल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल होता है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से, और मीडियन, यहां से जो मीडियन होगी इसकी मीडियन, ये इसकी मीडियन है ना, ये मीडियन है, इसका रेशियो भी इक्वल होता है मीडियन का। ये बात ध्यान रखें, मीडियन का रेशियो भी इक्वल होता है, तो AM अपॉन PN का रेशियो भी इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ये सारी चीजें ट्राइंगल चैप्टर में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 7 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको इसमें पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला पहले, और जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो इक्विडिस्टेंट, जैसे कभी लिखा हो P इज इक्विडिस्टेंट,
P is equidistant from A एंड B, और A और B के कुछ कोऑर्डिनेट है, तो आप ये मान लेना P यहां पे रहेगा, A यहां रहेगा, B यहां रहेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, इक्विडिस्टेंट। तो डिस्टेंस ऑफ PA इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PB, ये इक्वल होगी, और ये दोनों रूट में आएंगी। जो भी डिस्टेंस आप निकालोगे फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेना, ताकि रूट हट जाए, और उसको फिर सॉल्व करना, जिससे आपका एक्स और वाई में रिलेशन आता है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मेरे पास फाइंड करनी हो ए और बी की डिस्टेंस, देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले की हम बात जब करते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको किसी लाइन में 2 पॉइंट दे दी जाए, ए और बी, ठीक है। ए इज गिवन एज x1 y1, ठीक है, और b इज गिवन एज x2 y2, और यहां एक पॉइंट है p, ठीक है, और इसको बोल देंगे m1 m2। ये रेशियो दे रखा है, आपको p फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे p कोऑर्डिनेट जो कि आपको फाइंड करना है, क्या कोऑर्डिनेट है उसको मुझे पता नहीं है, तो आप बोलेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये चीज पता होनी चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए इसके अंदर फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन आता है। जब फाइंड रेशियो मतलब आपको ऐसा है, तो आप लेंगे इसमें लेट रेशियो इज k रेशियो 1। ये हमेशा ध्यान रखना, k रेशियो 1 से ही करें, ठीक है। मतलब आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा a x1 y1 ये दे रखा होगा, p दे रखा होगा, जो भी x y इसकी वैल्यू है, b x2 y2 दे रखा होगा, ठीक है। आपको रेशियो फाइंड करना है, तो आप इसको लोगे k रेशियो 1। क्लियर है बात, समझ आ रही है। एक हमें कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा रेशियो इक्वल दे रखा हो, तो रेशियो इक्वल होता है मतलब 1:1, 2:2, 3:3, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब व्हेन रेशियोज आर इक्वल, जैसे 1:1 और 2:2 एटसेट्रा, ऐसा, तो आप लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और यहाँ पॉइंट है आपका पी, और आपका दे रखा है 1:1, तो आप इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोल रहे हैं, इसको x2 y2 बोल रहे हैं। तो आपका p अगर मिसिंग है तो आप p लिखेंगे, p कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बात समझ आ रही है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 8। देखिए चैप्टर 8 में आपको कुछ चीजें वैसे ही पता होनी चाहिए। चैप्टर 8 और 9 की बात करते हैं। चैप्टर 8 में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। 8 के अंदर हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स पता होने चाहिए। तो एंगल्स पता होने चाहिए इसके। एंगल्स फाइंड करने का बेस्ट तरीका, आप टेबल बनानी आती है टेबल बना लीजिए। अगर वो नहीं आता है आपको, तो आपके लिए हम एक टेक्निक बता रहे हैं। आप क्या कीजिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए छोटी सी, यहाँ लिखिए 0 डिग्री, 30, 45,
60 एंड 90। अब क्या करना है आपको अगर साइन का रेशियो निकालना है, ध्यान रखना साइन का रेशियो, तो रूट ऑफ लेफ्ट अपॉन 2। कॉस का निकालना है, कॉस के रेशियो में आप लिखोगे रूट ऑफ राइट अपॉन 2, और 10 के केस में आप लिखोगे रूट ऑफ लेफ्ट अपॉन रूट ऑफ राइट। राइट, समझ गए? अब ऊपर नीचे रूट अलग लगाना चाहो या कंप्लीट रूट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मीनिंग क्या है सर? देखिए आपसे बोला गया साइन 30 निकालो, समझ लेना अच्छे से। साइन 30, अब देखो 30 डिग्री जब आप पकड़ रहे हो तो 30 के लेफ्ट में कितने एंगल नजर आ रहे हैं? देखो 30 के लेफ्ट में एक ही नजर आ रहा है एंगल, 0। तो एक एंगल नजर आ रहा है, तो रूट ऑफ 1 अपॉन 2 दैट इज 1/2। आपको बोला साइन 60 फाइंड करो, तो 60 के केस में यहां मैंने पॉइंट रखा, 3 एंगल नजर आ रहे हैं उधर, 0, 30, 45, तो रूट 3 अपॉन 2। आपको बोला साइन 45 फाइंड करो। अब यहां आप कंफ्यूज होंगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो रूट ऑफ लेफ्ट कितने एंगल है? 2, तो रूट 2 अपॉन 2। अब आप बोलोगे सर बुक में तो आंसर 1 अपॉन रूट 2 है, तो वो रेस्टलेस फॉर्म में आ गया ना ये, तो आप चाहो तो कैंसिल आउट कर दो ऊपर नीचे रूट से, ये 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। आप नीचे वाले 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लो, बात वही तो पड़ेगी, और आप ये लिखते हो तो भी गलत नहीं है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, अगर मैं कॉस की बात करता हूं इसी में, कॉस किसने बोला कि 30 निकालो सर? कॉस 30 के राइट में कितने एंगल हैं? 3, इसमें राइट लेते हैं 3, रूट 3 अपॉन 2, सेम कॉन्सेप्ट। अब किसने बोला 10 निकालो सर? तो 10 30 जब मैं पिक करूंगा तो मैं इसको हाइड करूंगा, लेफ्ट में कितने हैं 1 और राइट में कितने हैं 3, तो रूट ऑफ 1 अपॉन 3, रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन रूट 3। अगर मुझे बोला 10 60, तो रूट 3 अपॉन 1, तो दैट इज रूट 3 हो जाएगा। तो ये टेक्निक बहुत काम करती है। अब आप बोलोगे सर बाकी रेशियो कैसे निकालें? अरे साइन 30 निकाल लो, उसका उल्टा कोसेक 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का सेक। तो ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। फिर हमारे पास ये स्क्वायर आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है ही मिलता है, दोनों में मिल सकता है, स्टैंडर्ड बेसिक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है, जैसे कि आपको कभी ऐसा बोल दिया जाए कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू है दैट इज 1/2, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू है √3/2। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? देखो इधर कौन सा रेशियो है? कॉस, तो कॉस इधर लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब कॉस में हाफ वैल्यू कब होती है, इस टेबल को देखते हैं हम। देखो कॉस में हाफ वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, है ना, तो √4। तो अपने पास एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि सर अगर हम इसमें लगाते हैं रूट ऑफ राइट, तो रूट ऑफ राइट मतलब कि इसके राइट में 1 ही होना चाहिए, तो रूट ऑफ 1 तभी तो बनाएगा। तो 30 डिग्री पे आ रही है ये वैल्यू, इस पे आ रही है 30 पे, तो एक काम करना, रूट ऑफ राइट 60 पे आ रही है, 60 पे आप देखोगे ना, रूट ऑफ 1/2, तो 60 डिग्री पे आ रही है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको कॉस 60 डिग्री, ऐसे ही लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट 60, मतलब कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, नहीं। और अब ये कंपैरिजन होगा, इसमें कॉस से कॉस कटेगा नहीं, कंपैरिजन होता है। अभी हो गया ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, पहली चीज।
यहां पे हम देखेंगे √3/2 वैल्यू जो मेरी होती है वो 30 डिग्री पे होती है। किस पे होती है? 30। cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30 डिग्री। 30 मत लिख लेना, cos 30। cos से cos कंपेयर, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 9 के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, जल्दी फिनिश होने वाला है चैप्टर 9। चैप्टर 9 के कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो चैप्टर 9 में हमारे पास एक चीजें आती हैं कि आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आप फिगर बनाते हैं तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना आना चाहिए, पहली चीज। अब जब हम फिगर बना लेते हैं तो हमें कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, हाइट, परपेंडिकुलर क्या लेना है, कैसे कौन सा रेशियो लगाना है। देखिए आपको एमसीक्यू में कई बार ऐसा दे रखा होगा कि टावर की हाइट है x, है ना, और इसकी है √3x, और आपसे पूछा गया थीटा। देखो जो थीटा होता है उसके अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट होती है। तो यहां से आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चूंकि दे ही रखा है तो 10 लगाओगे आप। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन x √3, मतलब कि हो गया 1/√3, और 1/√3 वैल्यू होती है अपनी 30 डिग्री पे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपकी टावर की हाइट और शेडो की हाइट, टावर और शेडो की हाइट सेम होगी, मतलब आपका बेस और परपेंडिकुलर सेम होगा, थीटा जब आपका होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री का केस, तब हमारे परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका फिगर ऐसा बन गया, लेट्स सपोज आपका फिगर ऐसा बन गया, दिस इज योर फिगर। यहां आपको दे दिया 100 मीटर, ए बी सी डी, ठीक है, और आपसे यहां पूछा गया कि ये मान लो एच है और ये एक्स है। अब एक्स आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्स। देखो एक्स इज द पार्ट ऑफ बेस, तो आपके पास दो ट्राइंगल है, जैसे ये मान लो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री वाला दूर वाला और ये 60 डिग्री वाला। तो एक चीज हमेशा नोटिस करना, क्या नोटिस करना है, देखो अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूं जिसको बोलता हूं ए बी सी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 + x बेस की, और हाइट हो जाएगी h। अब ये ट्राइंगल इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एंगल मुझे दो दे रखा है, जो एंगल दे रखा है उसके हिसाब से ट्राइंगल सेलेक्ट होगा। ऐसे मत कर देना ए सी डी, नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट होता है। दूसरा ट्राइंगल जो मेरा सिलेक्शन होगा दैट इज ए बी डी, इसमें भी पास h और ये x। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है, h। कॉमन चीज विल बी कंपेयर्ड, कंपेरिजन में हेल्प करेगी। तो यहां आप लगाओगे रेशियो ऑफ 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां लगाओगे 1060, ठीक है, दैट इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से ये दोनों इक्वेशन आपस में कंपैरिजन में अपनी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हेल्प करेंगी। ऐसे ही कभी मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप बिल्डिंग से टॉप पे देख रहे हो, एक टावर के ऊपर खड़े होके, है ना, जैसे आप यहां खड़े हो, आपने 60 डिग्री ऊपर देखा, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर देखा एट पोजीशन सी, और ये बी, और आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ये बॉटम पे देख रहे हो तो 30 डिग्री एंगल, है ना, और ये टी हो गया पॉइंट। तो आपके लिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ध्यान से समझना आप, है ना। अब आपको वैल्यू क्या दे रखी है, दैट हार्डली मैटर्स। मान लो ये 50 मीटर है, ठीक है ना। अब आपको पता है दो ट्राइंगल आपको नजर आएंगे, एक ऊपर वाला ट्राइंगल दिस वन 60 डिग्री के साथ, है ना, और दूसरा ट्राइंगल आपको नजर आएगा ये बॉटम वाला, दैट इज 30 डिग्री के साथ। दोनों में कॉमन चीज क्या है, वो कंपैरिजन का पार्ट बनेगी। कॉमन क्या है, ए बी है, तो एक तो आप लगाओगे 1060 BC अपॉन ए बी, और यहां लगाओगे 1030 BD अपॉन ए बी, और यहां से कंपैरिजन में ए बी
निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सर्कल्स। देखिए सर्कल्स चैप्टर की हम बात करते हैं, तो सर्कल्स चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 सर्कल्स की बात जब हम करते हैं तो हमें एक चीज यहां से पता होनी चाहिए सर्कल के अंदर। एक तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये आपको पता होनी चाहिए, थ्योरम का प्रूफ भी पता होना चाहिए। दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी, पी ए एंड पी बी आर इक्वल इन लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो इसका सेंटर है ओ, तो आप इसको रेडियस को इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप इसमें क्या बोलोगे, ज्वाइन ज्वाइन ओपी। तो गिवन अपने पास थी पी एंड पीबी आर द टेंजेंट्स, टू प्रूव था पी ए इक्वल्स टू पीबी। तो आप इसमें क्या बोलोगे, आप इसमें बोल दोगे दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं, ये कॉमन साइड है, ठीक है, और ये रेडियस है दोनों में, ठीक है। तो बाय आरएचएस दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी बाय आरएचएस लग रहा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड। तो दोनों टेंजेंट, देन आपकी पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगी। ये हमारी थ्योरम 10.2 हो गई। एक क्वेश्चन हमारा और आता है, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड एट द एक्सटीरियर पॉइंट, देखो ध्यान से सुनना, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड एट द एक्सटीरियर पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, is bisected by a line segment joining the exterior point to the center। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है। तो इसमें भी आप वही क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का लगा दो, ठीक है, और इस बार आप टेंजेंट्स को इक्वल ले सकते हो। और नहीं भी दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर लो आरएचएस से, तो भी बाय आरएचएस दोनों ट्राइंगल इक्वल, सॉरी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, आपको ये स्टेटमेंट कई बार मिलता है और हम सोचते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी वाला थ्योरम है ये, है ना, ये सॉरी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट वाला है, नहीं, ये थ्योरम हमारी ऐसे आती है, स्टेटमेंट हमारा ऐसे आता है, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड एट द एक्सटीरियर पॉइंट बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज बाइसेक्टेड व्हेन वी जॉइन सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। एक हमारा क्वेश्चन ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका एक सर्किल एक क्वाड्रिलेटर के अंदर बन रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, मुझे पता नहीं कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है, देन आप ये समझ लेना, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं दे रखे तो नाम लिख लेना पी क्यू आर एस। देन आप ये समझ लेना, देन अगर आपके सर्किल इसके अंदर बन रहा है, देन आपकी सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये 100% है, ठीक है, ये इक्वल होगा। एक और चीज नोट कर लेना, अगर कभी किसी सर्किल के अंदर आपका सेंटर है ओ, ये आपकी दो टेंजेंट बनी है और दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे है, किस पे है, 90 डिग्री पे, तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। आपको पता है ये 90 होता ही है हमारा, ठीक है, ये 90 होता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल 90 है, एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल 90 है, देन सेंटर भी एंगल 90 होगा। रीजन क्या है, हमें एक चीज पता है कि एंगल फॉर्म्ड एट द एक्सटीरियर पॉइंट and angle formed at the center when we join both the radius to the tangents, their sum is 180। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि एंगल O प्लस एंगल P दोनों का सम 180 बनता है, ये तो बात पता है। अब ये मैंने चीज क्यों समझाई, ये 90 है तो सर ये 90 बन जाएगा, नहीं, अब ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, ये OAPB इज अ स्क्वायर। अब आप बोले सर स्क्वायर कैसे कर दिया आपने इसको, एक बात बताओ, चारों एंगल आपके इक्वल है 90 90 90,
चारों एंगल आपके अगर 90 हो गए तो क्या बोलोगे आप? रेक्टेंगल। लो जी, आपने बोल दिया सर ये रेक्टेंगल है। क्यों बोला रेक्टेंगल? ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सारे एंगल अगर 90 में है तो रेक्टेंगल बन गया। लेकिन किसी रेक्टेंगल में अगल बगल की साइड इक्वल देखिए क्या? ये देखो दोनों रेडियस इक्वल, ये भी इक्वल। अपोजिट साइड तो इक्वल सुना होगा, आस पड़ोस की साइड इक्वल होती है नहीं? अगर इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 11। देखिए चैप्टर 11 बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना? चैप्टर 11 बहुत कॉन्सेप्चुअल है, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस होते हैं। अगर आपको कोई बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखो यहां से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्मूले में लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। चलो यहां फॉर्मूले लिख लेते हैं, पहले अपने फॉर्मूले यहां लिखते हैं अपन। फॉर्मूले अपने को बेसिक पता होंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, है ना, ये सब पता है। मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ आर्क से स्टार्ट करता हूं। लेंथ ऑफ आर्क अपना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एरिया ऑफ सेक्टर ये अपना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। देन अपने पास आता है एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, देन एरिया ऑफ सेगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसमें 3 कंडीशन आएंगी एग्जाम में। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? देखो जब भी हमारे पास ये वाला एरिया निकालना हो, है ना, ये वाला, तो आप क्या करते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे आपको थीटा मिलता है, सेंटर एंगल मिलता है ना। अगर पहला केस आपका थीटा, ये आपकी रेडियस होगी, अगर आपका थीटा 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री आ जाए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस √3/4 इंटू रेडियस स्क्वायर। याद कर लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपका थीटा 90 डिग्री आ जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, जैसे मैंने ये बोल दिया एक सेक्टर है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री। देखो एक तो ये रेडियस है इसकी, ये भी रेडियस है, ये ओ है, ये ए है, ए बी है, तो इसको आप पता है क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ आर्क ए बी, पहले तो ये निकालो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देखो पेरीमीटर क्या होता है? ये और ये, ठीक है। अगर आपको क्या बोल दे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, इसका कोई आपको बोले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो आप क्या बोलोगे? देखो ये हो गया, पूरा होता है 2πr, तो उसका आधा हो गया πr, प्लस ये अपनी है रेडियस, यहां से यहां रेडियस, प्लस 2r। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने को एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। कभी आपको कोई सेक्टर के अंदर एक सेक्टर और दे दिया जाए, जैसे ये सेक्टर है और ये एक सेक्टर है और इसके अंदर एक सेक्टर दे दिया जाए, ओ ए बी सी और ये डी। अब देखो आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी। जैसे मान लो ये थीटा दे दिया है, थीटा कुछ भी है पता नहीं है, आपको ऐसा दिया जाएगा ये कंप्लीट रेडियस आर है और ये स्मॉल रेडियस आर है, ये स्मॉल रेडियस है, यहां से यहां तक ये स्मॉल रेडियस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा?
एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका ऐसा निकलेगा, जैसे कि आप मान लीजिए ये कैपिटल आर जो है आपका मैं 14 सेंटीमीटर देता हूँ या 21 दे देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। और ये 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये 7 हो गया, तो एरिया के केस में इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी जब मैं इसको पेरीमीटर की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ सीओडी, एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी, जो कंप्लीट सीओडी का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, इसको माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ, मैं इसको बोल दूं ए बी डी सी, ए बी डी सी का पेरीमीटर, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक तो आप ये ऐड करोगे 7, एक आप ये ऐड करोगे 7, एक लेंथ ऑफ आर्क ए बी और एक लेंथ ऑफ आर्क सी डी, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात समझ आ रही है, क्लियर है ना, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट अपना है चैप्टर नंबर 12। देखिए चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमें कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। हमने चैप्टर 12 के वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखा है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने सारे फॉर्मूलेज आपको दिए हैं वीडियो के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, चैप्टर नंबर 12 का वीडियो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिगर के ऊपर फिगर रखा हुआ, ऐसा एक फिगर पे दूसरा फिगर है, हेमीस्फेयर के ऊपर ये है, अब इसका हमें अगर निकालना है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, और इसको आप ऐड कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों की रेडियस तो कॉमन रहेगी ना, इसकी हाइट बस एच हो जाएगी, बात समझ आ रही है। और अगर इसी का सरफेस एरिया निकालना हो तो देखो सरफेस एरिया मेरा एक तो कर्व यहां से नजर आएगा मुझे, जिसको हम बोलेंगे पाई आर एल, पाई आर एल। अब एल निकालने के लिए आप ध्यान रखना एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये कोन के लिए अप्लाइड है, ठीक है। तो आप एल निकाल लोगे ये वाली स्लांट हाइट, एक तो पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, आपका ये कर्व है, ये कर्व आपका जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब कई बार हमारा क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर एक सिलेंडर है, इसमें एक हेमीस्फेयर आपने यहां से डिप्रेशन कट आउट किया, एक हेमीस्फेयर यहां से डिप्रेशन कट आउट किया, तो देखो अपने पास एक तो हेमीस्फेरिकल पार्ट यहां बन रहा है, तो इसका सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, मैं एरिया की बात कर रहा हूं, यहां से सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सिलेंडर का जो कर्व वो तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, तीनों को ऐड कर लो, बात समझ आई, क्लियर। और वॉल्यूम के केस में क्या करोगे आप, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 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 या माइनस, अब वॉल्यूम की बात करते हैं इसमें, ये तो हो गया सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम की जब आप बात करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो आपके पास एक पूरा सिलेंडर था जिसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम, लेकिन आपने डिप्रेशन जब कट आउट किया तो यहां से आपने एक वुडन ब्लॉक बाहर निकाल दिया, हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर बाहर निकाला, -2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आपने वॉल्यूम यहां से बाहर निकाला तो आपने यहां से भी तो वॉल्यूम बाहर निकाला, ये इसको लॉस हुआ। एक चीज ध्यान रखो, आपके पास एक पेंसिल है ना, उस पर आप हेमीस्फेयर ऊपर से बनाना, ऐसे थोड़ी सी कोई पिन वगैरह लेके उससे खोदना शुरू करना, एक हेमीस्फेयर बनाना, डिप्रेशन, एक डिप्रेशन हेमीस्फेयर यहाँ बनाना, तो आपकी वुडन ब्लॉक का लॉस हुआ ना आपको, तो जो सिलेंड्रिकल पेंसिल थी उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से 2 वॉल्यूम में माइनस कर दो, अब ये 2 वॉल्यूम माइनस हो रहे हैं, तो एक तो ये
एक बार और माइनस करो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन हमने देखा था एनसीईआरटी के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे। यहां से एक मान लीजिए सिलेंडर है, इसमें आपने एक कॉनिकल डिप्रेशन डाला। अब डिप्रेशन डालोगे तो कितना, जितना इस सिलेंडर की हाइट है, आपने डिप्रेशन डाला तो अंदर बन गया कोन। अब आपको बोला है सरफेस एरिया। देखो कोन का सरफेस एरिया कैसे बनेगा, आप देखो अंदर बन गया मेरा कोन, तो इसका एरिया क्या हो गया पाई आर एल। बाहर मेरा शेप सिलेंड्रिकल था, वो सिलेंड्रिकल ही है, तो कर्व मेरा वही रहेगा 2 पाई आर एच। और ये बॉटम में मेरा पाई आर स्क्वायर, वो एज इट इज है। तो इन तीनों एरियाज को मैं ऐड करूंगा, देन आई विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टेंट शेप। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, बात समझ आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो रिमेनिंग 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड 14, उसको डिस्कस करते हैं हम। जल्दी से आगे मूव करते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 13 जो हमारा है दैट इज स्टेट्स। स्टेट्स की जब मैं बात करूं तो यहां से आपको एक पता होना चाहिए मीन। देखिए मीन का अभी तक हमने जो देखा है कॉन्सेप्ट, मीन डायरेक्ट मेथड से ही पूछा जाता है। अज्यूम मेथड बहुत रेयर केसेस अगर पूछा जाए तो ही सॉल्व करना है, वरना नहीं। लेकिन मीन में एक चीज ध्यान रखना, एक तो मीन डायरेक्ट फ्रिक्वेंसीज वगैरह दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है। एक अपना मिसिंग फ्रिक्वेंसी दे दी जाती है और मीन दे दिया जाए तो सॉल्व करना है। एक अपने को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्लास, मतलब ध्यान रखना पहले तो आप कोई भी मीन मोड मीडियन कुछ भी निकालो, क्लास को कंटिन्यूस बनाना। अगर मेरी कंटिन्यूस क्लास नहीं है, जैसे ऐसे दे रखा है, मेरे को क्लास ऐसे दे रखी है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो इसको पहले आप कंटिन्यूस बनाओ, मेक इट कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। तो 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड। ठीक है, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, ये हमारी कंटिन्यूस क्लास बन जाएगी। देन आप मीन, मीन आप कैसे निकालते हो, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इस क्लास मार्क्स और यहाँ पे आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी, इसको आप बोलते हैं एफ आई। यहाँ से आप क्लास जब इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ से आप निकालोगे क्लास मार्क्स। पहले तो आपकी क्लास ये बन गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। देन आप निकालोगे एक्स आई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। देन आप क्या निकालोगे एफ आई एक्स आई। तो आपके पास जो वैल्यू आती है यहाँ से मीन में, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड ही बता रहा हूं मैं, उससे ही करना है। देन मीडियन, मीडियन जब भी आप निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ध्यान रखना आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हो। जैसे मैं इस डेटा को अगर सही कर लूँ और मैं डेटा को सही कर लूँ, अगर 4 डेटा यहाँ मैं लिख लूँ ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। मैंने बोला ये डेटा है 2, 5, 3 और ये 4। अब यहाँ से मैं एक्स आई निकालूंगा, सॉरी सी एफ निकालूंगा। सी एफ निकालूंगा 2 रहेगा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14। सबसे पहले हम निकालेंगे n बाई 2 मीडियन के केस में। n बाई 2 निकालोगे, n बाई 2 कितना आया 7, तो मेरी मीडियन क्लास क्या होगी, ये मेरी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास मिल गई, तो इसमें अब हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए। देखो L क्या होता है, L होता है ये होता है L हो गया 10, ये हो गया मेरा F, इससे पहले वाली वैल्यू होती है मेरी CF, और H मेरा हो जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10। n बाई 2 मेरा क्या होगा 14 अपॉन 2, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 दैट इज 7। तो ये सारी वैल्यूज आपको ऐसे मिल जाएंगी। देन हमारे पास आता है मोड। मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। अब मोड का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं।
तो मोड में जैसे हमारे पास एक केस आ गया, जैसे यही वाली सिचुएशन ले लें हम, ये ले लें क्या सिचुएशन, इसी सिचुएशन को कॉपी कर लें, या एक काम करते हैं यहाँ टेबल बना देते हैं छोटी सी, ठीक है। जैसे मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ मैंने डेटा लिखा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता है ना, यहाँ मैंने लिख दी क्लास और ये लिख दी फ्रिक्वेंसी। जैसे मैंने लिखी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 2, 3, 5, 7, 4। अब सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं मोड क्लास, इसको बोल दिया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। अब कई बच्चे बोलते हैं सर अगर मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऊपर आ गई या सबसे नीचे आ गई तो F0 और F2 निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या तो बॉटम से सेकंड होगी या टॉप से सेकंड होगी, मतलब बीच में होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होगी, मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे नहीं होगी, ठीक है। अभी L, ये मेरा हो गया L तो मेरा हो गया 10, H मेरा हो गया 20 - 10, और बाकी वैल्यूज मेरे पास F1, F0, F2 ये मिल ही चुका है। क्लियर, बात समझ आ रही है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट जो आपको जानना जरूरी है, इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन आता है इंपेरिकल फॉर्मूला, मतलब आपको मीन और मोड दे दिया जाए और आपसे मीडियन पूछा जाए तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, सबसे टफ होता है मीडियन, क्योंकि CF निकालो, या सबसे बड़ा जो कैलकुलेटिव लगता है हमें वो मीडियन लगता है, या वर्ड देखो मीडियन सबसे बड़ा वर्ड है तो इसको रैंक दे दो 3 मीडियन, और सबसे आसान मोड क्योंकि इसके टेबल को चेंज करना पड़ता ही नहीं है तो इसको रैंक दो 1 कि सर ये सबसे बेस्ट है। सेकंड रैंक हम देंगे मीन, मीन बीच में है सर, मतलब आसान है बट मोड से कम, तो इधर 3 है, 3 को 3 लाना है तो 3 = 2 + 1 ऐसे लिख लो। देखो मैंने क्या बोला, 3 मीडियन मतलब 3 = 2 + 1, 2 + 1 भी कितना होता है 3, 3 = 3 हुआ ना। बात समझाई, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसमें नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्रोबेबिलिटी। देखिए चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपके मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाए, अगर हम गलत भी करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, और देन स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, तो आप लिख दो P ऑफ इवन नंबर इज फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऐसे लिखा करिए, ठीक है। अब यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आता है जैसे बैग के अंदर चिट्स पड़ी है, नंबर्स पड़े हैं, ठीक है, अ बैग इज कंटेनिंग द बॉल्स चिट्स और ऐसे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है यहां से वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बिल्कुल सही है सर। देन हम बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 0 सॉरी 1, कोई भी इवेंट अगर श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। इसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं ना, एक चीज और बोलना, इसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, श्योर बोल दो या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1। जैसे एक बैग के अंदर 3 ब्लू बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, तो 3 तरह की बॉल्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकल सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकल सकती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकल सकती है। तो इन सब का सम हमेशा 1 होगा। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, जिस जिस टाइप के बॉल्स निकाल सकते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरी हैपनिंग द इवेंट मेरी जो दे रखी है वो 1 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज 1, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं
तो 6 आउटकम निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिंगल को बोलते हैं डाई और 2 को बोलते हैं हम डाइस। अब डाइस हम जब थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स अपने बनते हैं 36। बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बनाते कैसे हो, 1 1 बनाना हो बना देना एग्जाम में, 1 2 1 3 ऐसे, देन 2 1, देन 3 1 की लाइन शुरू होगी, सो ऑन ऐसे चलता है, राइट। इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सेम फेस। सेम फेस डबलेट बोल दो या सेम फेस। 6/36 ऐसा क्यों बोला मैंने, 1 1 2 2 3 3, ये जो 6 आउटकम बनते हैं टोटल आउटकम 36। अब यहां से क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज 9। जैसे आपको इसने बोल दिया सम 9 आना चाहिए, तो देखो सम 9 मतलब कि मैंने यहां लिख दिया 9। अब 9 सम कैसे कैसे आ सकता है, देखो 9 हमारा सम कैसे कैसे आ सकता है वो देखते हैं। अब हम यहां से टेबल से चेक करना है, आप वहां से चेक कर लेना, हम सजेस्ट नहीं करते वो। तो कैसे करें सर, देखो सम चाहिए मुझे 9, राइट। सबसे बड़ा नंबर, अगर ये 6 से बड़ा सम है तब सबसे बड़ा नंबर रखो, 6 + 3। अब इसको डिक्रीज करो, 5 + 4, 4 + 5, 3 + 6, 4 ही आउटकम बनेंगे। अब बोले उससे इसका रिवर्स, 6 3 का उल्टा 3 6 हो गया ना, तो कितना हो गया 4/36, ऐसे निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां पे आता है, ये तो हो गया हमारा सम का, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा सम। अब एक आता है डिफरेंस। डिफरेंस इज 2। एक चीज याद रखना, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि 2 नंबर्स का डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। जैसे मेरे को डिफरेंस 2 चाहिए, तो मैंने लिखा 4 में से 2 गया 2, तो सबसे बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 1 गया 2। अब आप बोलोगे सर 4 आउटकम, गलत। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। देखो फर्स्ट डाई और सेकंड डाई के बीच में गैप की बात होती है, तो इसको उल्टा कर दो, ये भी एक्सेप्टेबल होगा। डिफरेंस मींस गैप, इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8/36। इस चीज को ध्यान रखना। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कॉइन के बारे में, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लास्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अब अबाउट दी कॉइन। देखो जब आप कॉइन को थ्रो करते हो और प्लेइंग कार्ड लास्ट, है ना, कॉइन एंड प्लेइंग कार्ड्स, देन आपका रिवीजन इज डन। कॉइन्स एंड प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं। कॉइन्स की जब आप बात करोगे, कॉइन्स आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या मिलता है, 1 कॉइन को टॉस करने में क्या मिलेगा सर, सर वही मिलेगा हेड्स एंड टेल्स, 2 ही आउटकम होंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम क्या मिलेंगे सर 4, 2/2, क्योंकि हम पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, 2/2। तो आप बनाते कैसे आउटकम, पहले एक कॉइन का आउटकम क्या होता है HT, इसको नीचे लिख दो HT, 2 बार लिख दो H, 2 बार लिख दो T। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली 2 हेड। देखो 2 हेड कहां नजर आ रहे हैं, एक ही बार, है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/4। अगर मैं बोलूं एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड यहां नजर आ रहा है 1 2। अब कम से कम एक मतलब ज्यादा ज्यादा 2 भी हो सकता है, तो आंसर है 3/4। मतलब आपको 0 हेड काउंट नहीं करना, मतलब दोनों टेल्स को काउंट नहीं करना है। एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होनी चाहिए। तो यहां देखो मैं तो 0 टेल या 1 टेल या 1 टेल या 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होनी चाहिए, मतलब 2 टेल काउंट नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये तो 2 कॉइन को टॉस करने का तरीका हो गया। अगर 3 कॉइन टॉस करनी हो तो आउटकम क्या बनेंगे 2⁻3, मतलब कि 8। और अगर n कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम होंगे 2n। याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 कॉइन का आउटकम कैसे बनेंगे देख लो,
पहले आप सिंगल कॉइन को लिखते हो ST, उसको कॉपी किया क्या बना ST, 2 बार लिखा H, 2 बार लिखा T, ये 2 कॉइन का आउटकम बन गए, इसको कॉपी कर दो नीचे H H S T T H T T, 4 बार H 4 बार T, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ हद तक चीजें समझ में आ गई ना। अब लास्ट बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। प्लेइंग कार्ड्स में अपने पास कार्ड्स जो भी होते हैं, ध्यान रखना अपने पास कलर के बेसिस पे 26 कार्ड्स होते हैं कलर के बेसिस पे, राइट। अब ये होता है रेड एंड ब्लैक, और इसको अगर मैं कैटेगरी वाइज डिजाइन के बेसिस पे डिवाइड करूं तो डायमंड, डायमंड जिसको आप बोलते हो ईट, कहीं बोलते हो ईट बोलते हो, और हार्ट जिसको आप बोलते हो पान, और ये होता है स्पेड जिसको आप बोलते हो हुकुम, हुकुम का इक्का है, ऐसे बोलते हो। और यहां से हार्ट हो गया, क्लब, इसमें मल्टीपल फिगर क्लब होते हैं इसलिए बोलते हैं इसको क्लब, और वैसे बोलते हैं चिड़ी, है ना। अब यहां कार्ड्स की बात करते हैं डिजाइन के बेसिस पे। देखो जो हमारा जैक, क्वीन और किंग होता है इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12 टोटल। रेड होते हैं 6, ब्लैक होते हैं 6, और हर कैटेगरी के होते हैं 3 3 3 3 12। वन को हम कभी एस बोलते हैं, एक हम कभी उसको वन नहीं बोलते। एक कार्ड होता है वन जिसको हम एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, एस बोलते हैं, वन कभी नहीं बोलते। तो एस होते हैं टोटल 4 हर एक कैटेगरी के एक। बाकी अपने पास जो कार्ड होते हैं 2 3 4 5 टिल 10, तो ये होते हैं हमारे नंबर कार्ड्स। क्या होते हैं? नंबर कार्ड्स। और नंबर कार्ड्स होते हैं टोटल 36। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 56। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने यहां रिकॉल करा दिए हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैथ नर्ड को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए प्लान हो रही है और काफी सारी चीजें मिलने वाली है बिफोर एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।